हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता में जितने भी ऑफेंसेस है वो किस कोर्ट के द्वारा ट्रायलेबल है। तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ये जो सेक्शन 21 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है सी BNSS का, बिकॉज ये बहुत सारे प्रोविजंस को कनेक्ट करता है। एंड अगर आप एक लॉ प्रोफेशन में हो या लॉ प्रोफेशन में अगर आप जाने वाले हो तो ये प्रोविज़न आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है समझने की, क्योंकि इसको पढ़े बिना अगर आप आगे बढ़ते हो तो वो आप बहुत ज़्यादा इनजस्टिस कर रहे हो अपने साथ भी और BNSS के साथ भी। लॉ स्कूल में जनरली ये उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, बट मैं आपको बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये कहता है कि भारतीय न्याय संहिता में दिस प्रोविजन सेज दैट भारतीय न्याय संहिता में जितने भी ऑफेंसेस हैं वो हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशंस एंड द कोर्ट्स मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल, ये तीनों ट्राई कर सकते हैं। सो क्या कहता है, भारतीय न्याय संहिता में जितने भी ऑफेंसेस है, जैसे मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, रॉबरी या ग्रीवियस हर्ट, ड्रेप, जितने भी ऑफेंसेस है छोटे से लेके बड़े तक जितने भी ऑफेंसेस है, ये हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशंस एंड द कोर्ट्स मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल, ये तीनों ट्राई कर सकता है। तो पहले तो हम कोर्ट्स मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल देख लेते हैं कि कोर्ट्स मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल 1 में क्या है। बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स को नहीं पता, शेड्यूल 1 के बारे में पता ही नहीं होता है। तो शेड्यूल 1 में बेसिकली सेक्शंस पहले दिए हुए हैं कि BNS में, भारतीय न्याय संहिता में जितने भी ऑफेंसेस हैं उनके सारे सेक्शंस दिए हुए हैं, ऑफेंस दिए हुए हैं कि कौन से ऑफेंस है और उस ऑफेंस का पनिशमेंट क्या है वो दिया हुआ है। वो पनिशमेंट मतलब वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, एंड दैट ऑफेंस कौन से कोर्ट के द्वारा ट्रायलेबल है। ये सब कुछ शेड्यूल 1 में आपको मिल जाता है। जितने भी ऑफेंसेस है BNS में वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे और उसके लिए अलॉटेड कोर्ट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो सेक्शन 21 कहता है कि भारतीय न्याय संहिता में जितने भी ऑफेंसेस है वो हाई कोर्ट भी ट्राई कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन भी ट्राई कर सकता है, एंड द कोर्ट्स मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल भी ट्राई कर सकता है। ये तो समझ में आ गया, कोर्ट्स मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड कोर्ट्स ऑफ सेशन। बट हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है, ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि हाई कोर्ट बेसिकली नॉर्मली जनरली ट्राई नहीं करता है। हाई कोर्ट में जो भी केसेस जाते हैं वो अपील के थ्रू जाते हैं, एंड अपील में भी वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात होता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे जनरली बात नहीं होता, अनलेस वो बहुत ज़्यादा मतलब उतना इंपॉर्टेंस वाला केस है कि अपने ट्रायल में ही कुछ गलती कर दिया है। ऐसे बहुत ज़्यादा सीरियस या ऐसे केसेस में ही क्वेश्चन ऑफ लॉ पे फैक्ट पे बात होता है। अदरवाइज नॉर्मली जनरली हाई कोर्ट सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही बात करता है। तो बट यहाँ पे लिखा है कि हाई कोर्ट भी ट्राई कर सकता है, तो इसका मतलब कुछ तो बात है। तो इसका जवाब सेक्शन 447 देता है। तो चलो देख लेते हैं सेक्शन 447 में क्या लिखा है। निकालते हैं पहले। अरे या सो सेक्शन 447, power of High Court to transfer cases and appeals. So it is saying that whenever it is made to appear to the High Court, जब भी कभी भी अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगे that a fair and impartial inquiry or trial cannot be had in any criminal court subordinate thereto, कभी भी अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगे दैट ए फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल, कि एक फेयर और इम्पार्शियल इंक्वायरी या फिर ट्रायल इस कैनॉट बी हैड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट सबॉर्डिनेट देयर टू, किसी भी हाई कोर्ट के अंडर जितने भी कोर्ट्स हैं सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट, उन कोर्ट्स में फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रायल या फिर इंक्वायरी इज़ नॉट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो ये एक हो गया। देन बी, दैट सम क्वेश्चन ऑफ लॉ और ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टी इज लाइकली टू अराइज, क्वेश्चन ऑफ लॉ की कोई डिफ़िकल्टी, मतलब कहीं पे अगर ऐसा आ जाए कि ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि लॉ उस पर साइलेंट है या फिर लॉ में ही कोई प्रॉब्लम है, तो इन दैट केसेस तो कोर्ट ऑफ सेशन या फिर वो मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो क्वेश्चन ऑफ लॉ डील ही नहीं करते। तो इन दैट केसेस ऑब्वियसली हाई कोर्ट के पास ही जाना है। सो इट इज सेइंग दैट इट में ऑर्डर, अब फोर्थ देख लेंगे हम, दैट एनी पर्टिकुलर केस और अपील बी ट्रांसफर्ड टू एंड ट्राइड बिफोर इटसेल्फ। तो हाईकोर्ट कह रहा है ऐसे अगर सिचुएशन आ जाए तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में द केस कैन बी कमिटेड फॉर ट्रायल, सॉरी, बट ऐसे केसेस में पर्टिकुलर केस और अपील बी ट्रांसफर्ड एंड ट्राइड बिफोर इटसेल्फ,
तो हाई कोर्ट कह रहा है अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ की डिफ़िकल्टी हो, और या फिर जो लोअर कोर्ट्स है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है टू द हाई कोर्ट, वो प्रॉपर तरीके से डील नहीं कर पाएंगे, या फिर अनफेयर हो जाएगा, या फिर इनजस्टिस हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में हाई कोर्ट अपने अपने वो केस को अपने पास ले सकता है, एंड वो खुद उस केसेस की ट्रायल कर सकता है। तो दिस इज़ व्हाट हाई कोर्ट इज सेइंग। तो यहाँ से समझ में आ गया कि हाई कोर्ट भी ट्राई कर सकता है, बट इन स्पेशल केसेस जहाँ पे देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ इनजस्टिस, इन अनफेयर ट्रायल, उन केसेस में, या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात होती है, तो हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन भी यहाँ पे लिखा है। अगर आप शेड्यूल 1 देखोगे तो शेड्यूल 1 में कोर्ट ऑफ सेशन ऑलरेडी मेंशन्ड है कि किन किन केसेस में कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई कर सकता है। तो अलग से कोर्ट ऑफ सेशन यहाँ पे लिखने का क्या मतलब हो गया? तो यहाँ पे मतलब है कोर्ट ऑफ सेशन, अगर आप ये भी अगर 448 पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर सेम रीजंस दिए हुए हैं बेसिकली, अगर कहीं पे इनजस्टिस, कोर्ट ऑफ लोअर कोर्ट्स जो होते हैं, जो जैसे कोर्ट ऑफ सेशन के अंडर आता है मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, जैसे CJM, जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये कोर्ट्स आते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर आते हैं जुडिशल क्या जुडिशल मैजिस्ट्रेट, सॉरी CJM, चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट। पहले तो सिर्फ चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट आते हैं, देन जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अगर ऐसे 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 केसेस आ गया जिसमें ये तीनों जो है जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स जो है, इन तीनों को जुडिशल कोर्ट्स मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट बोलते हैं। तो अगर ऐसे सिचुएशन आ गया जिसमें मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में इनजस्टिस हो सकता है, या फिर फॉर एनी रीज़न, एनी ऐसा कुछ गुड रीज़न, अच्छे प्रॉपर रीज़न की वजह से अगर कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसा लगता है कि वो उस केस को कोर्ट ऑफ सेशन को ही डील करना चाहिए, ऐसी कोई रीजंस है, तो इन दैट केस कोर्ट ऑफ सेशन वो केस को अपने आप, इट कैन ट्रांसफर द केस टू हिमसेल्फ, खुद को वो अपना वो केस ट्राई करने के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे और खुद ही ट्राई करेंगे। ऐसा 3 सिचुएशंस में पॉसिबल है। अगर ये मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट ये खुद ही इनको रिक्वेस्ट करे कि आप इस केस को आप ट्राई करो, हम नहीं कर पा रहे, या फिर कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपको ही करना चाहिए, तो ये एक सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन, अगर ये जो एक्यूज्ड या फिर जिनके केसेस चल रहे हैं प्रोसिक्यूशन या डिफेंस में, जिनके भी केसेस चल रहे हैं, अगर वो रिक्वेस्ट करे कोर्ट ऑफ सेशन को कि सर आप ही इस केस को ट्राई करो, तो इन दैट केस ऑल्सो द कोर्ट ऑफ सेशन विल ट्राई। या फिर सो मोटो, अगर कोर्ट ऑफ सेशन को खुद को ही लगता है कि नहीं ये केस मुझे सुनना चाहिए, तो ये खुद भी अपने अपने से ही इनसे वो केस अपने आप को ट्रांसफ़र करके वो सुन सकते हैं। तो दैट्स वाई कोर्ट ऑफ सेशंस अलग से मेंशन्ड है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि भारतीय न्याय संहिता में जितने भी केसेस हैं ये तीनों एट द सेम टाइम ट्राई कर सकते हैं। तीनों के पास कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन है। तीनों के पास क्या है? कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन, कि तीनों में से कोई भी ट्राई कर सकता है। दैट्स वाई, दिस इज़ द रीज़न। अब अगर शेड्यूल 1 में आप देखोगे तो इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ है। तो शेड्यूल 1 में अगर आप कमर्शियल्स का बेयर एक्ट है तो 275 खोल लो, तो इसमें अगर आप 306 का ऑफेंस देखोगे, BNS के 306 का ऑफेंस, तो इसमें आप देखोगे कि इसकी जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट 7 साल की दिया हुआ है। कितने साल की? 7 साल की। एंड यहाँ पे कोर्ट मेंशन्ड है एनी मैजिस्ट्रेट। तो एनी मैजिस्ट्रेट में तो तीनों आ जाते हैं, चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट भी आते हैं, CJM साहब भी आते हैं, जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी आते हैं, जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी आते हैं। तो तीनों ही इस केस को तीनों ही कॉम्पिटेंट है इस केस को ट्राई करने के लिए, बट द पनिशमेंट इज़ 7 ईयर्स। तो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि CJM साहब की तो 7 साल की कॉम्पिटेंसी है, बट ये जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और सेकंड क्लास है, इनके सिर्फ 3 साल की ही, जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की 3 साल की कॉम्पिटेंसी है और जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की 1 साल की कॉम्पिटेंसी है। तो ये दोनों अगर केसेस को ट्राई करते हैं तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? 7 साल की सज़ा तो दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी ही 3 साल की है और इसकी तो 1 ही साल की है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम करेंगे? गड़बड़ लग रहा है ना? तो ऐसी सिचुएशन में इसका भी जवाब BNSS देता है। तो इन दैट केस हम सेक्शन 364 देखेंगे। सेक्शन 304 से पहले मैं समझा देता हूँ। सेक्शन 364 को कहता है कि
अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो इन दैट जिसमें शेड्यूल 1 में आप कॉम्पिटेंट हो, कॉम्पिटेंट आपकी यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये भी कॉम्पिटेंट है, जेएमएफसी भी है, जेएमएससी भी है, कॉम्पिटेंट हो आप, अगर आप ऐसा आपको आपको अगर असाइंड है आप एज ए कोड फॉर दैट ऑफेंस, तो आप उस केस को ट्राई करोगे, पूरी केस की आप ट्रायल करोगे। अगर ट्रायल करके यहाँ पे तो मैक्सिमम सज़ा दिया हुआ है कि मैक्सिमम सज़ा उस ऑफेंस के लिए, जैसे 306 यहाँ पे दिया हुआ था, 306 का ऑफेंस है, 306 ऑफ बीएनएसएस, इसकी मैक्सिमम सज़ा है 7 ईयर्स। बट आप ट्राई कर, आपने जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने ट्राई कर लिया उस ऑफेंस को, और ट्राई करके देखा कि नहीं 7 साल का तो मैक्सिमम सज़ा है, बट इसको अगर हम 3 साल की सज़ा दें या 2 साल की सज़ा दें तो हो जाएगा। उतना भी मतलब ऑफेंस उतना भी सीरियस नहीं था, या उसने उतना जानबूझ के या फिर कुछ इन्फ्लुएंस में किया था, या फिर वो पर्सन ने पहली बार है, या ऐसा कोई भी मतलब ट्राई करके जुडिशल मैजिस्ट्रेट को फर्स्ट क्लास को ऐसा लगा कि नहीं अगर 3 साल की सज़ा दिया तो हो जाएगा, तो जुडिशल मैजिस्ट्रेट से फर्स्ट क्लास 3 साल की सज़ा, खुद ही 3 साल, क्योंकि इनके पास कॉम्पिटेंसी है तो 3 साल की सज़ा दे देंगे। या फिर अगर उनको लगा कि नहीं इसने जो ऑफेंस किया है इसके लिए इसको 7 साल की सज़ा ही मिलनी चाहिए या फिर 6 साल की मिलनी चाहिए, तो ये जो अपना पूरा जो ट्रायल कंडक्ट किया है, पूरी ट्रायल प्रोसीडिंग्स को सीजीएम को ट्रांसफ़र कर देंगे, सीजीएम साहब को सबमिट कर देंगे। अब सीजीएम साहब पूरा केस को देखने के बाद, गो थ्रू करने के बाद, वो जो भी पनिशमेंट हुआ, अगर 7 साल उनको लगा कि 7 साल देना चाहिए तो वो खुद 7 साल की सज़ा दे देंगे। ओके, तो ये तो हो गया एक सिचुएशन जिसमें हमने 7 साल की सज़ा, हम पूरा ये एनी मैजिस्ट्रेट इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप ये जेएमएफसी एंड एससी भी ट्राई कर सकता है, ट्रायल आप करोगे लेकिन पनिशमेंट आप अगर जिनकी कॉम्पिटेंसी है उनको ट्रांसफ़र कर दोगे, जैसे यहाँ पे सीजीएम साहब को ट्रांसफ़र कर दिया है ना। तो ये एक सिचुएशन हो गया। अब यहाँ पे और एक प्रॉब्लम भी है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 10 साल की, अगर 307 की आप ऑफेंस देखो तो यहाँ पे 10 साल की सज़ा है। कितने साल की? 10 साल की सज़ा है। एंड कॉम्पिटेंट कोर्ट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है फॉर 10 ईयर्स पनिशमेंट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कॉम्पिटेंसी कितनी है? 3 साल की है ना। बट पनिशमेंट देने के लिए 10 साल दे दिया है कि 10 साल की सज़ा आप दे सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या करेंगे, वो इस केस को ट्राई कर लेंगे, ट्राई करके उसके बाद क्या करेंगे, कमिट कर देंगे। क्या मतलब कमिट तो ट्रायल के लिए होता है, बट अगर आप पूरा केस ही आप अगर सुन रहे हो, सुनने के बाद अगर आपको लगा कि उस पर्सन को 10 साल की सज़ा देनी चाहिए, तो क्या आप उसको 10 साल की सज़ा देने की कॉम्पिटेंसी किसकी है? सबसे पहले 10 साल की सज़ा सीजीएम के पास तो 7 साल की है, 10 साल की सज़ा सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन उनके पास ही सिर्फ 10 साल, उनके पास एनी सेंटेंस, उनके पास पावर है कि वो एनी सेंटेंस दे सकते हैं, कितने भी साल की सज़ा दे सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है, डेथ की सज़ा भी दे सकता है। तो कोर्ट ऑफ सेशन इज़ वेरी मच कॉम्पिटेंट कि वो किसी भी केस को सुन सके। तो जेएमएफसी साहब ने जेएमएफसी सो जेएमएफसी साहब ने पूरा केस को ट्राई कर लिया, ट्राई करके अब उनको लगा कि ये केस अब तो मेरे अथॉरिटी से बाहर है, मेरे कैपेसिटी से बाहर है, ये 10 साल की सज़ा ही इनको देनी चाहिए। तो इन दैट केस क्या ये कोर्ट ऑफ सेशन को दे देंगे, कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रांसफ़र कर देंगे। जनरली कोर्ट ऑफ सेशन को ही, मतलब नॉर्मली तो बेसिकली तो लॉजिक यही कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन को ही ट्रांसफ़र करना चाहिए, बट हम कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रांसफ़र नहीं करते क्योंकि हमारे क्रिमिनल ऑफेंसेस, जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं वो जनरली ये छोटे मोटे केसेस ही होते हैं। जैसे यहाँ पे ये 307 का जो केस है, ये एक सिंपल थेफ्ट का केस है, थेफ्ट का केस जिसमें आप थोड़ी मर्डर की भी प्रिपरेशन करके जाते हो। बट मान लो आप गन लेके गए चोरी करने के लिए, कि अगर चोरी करने के वक्त कोई भी प्रॉब्लम आया तो आप गन का यूज़ करोगे। ऐसी सिचुएशन में अगर आप गन लेके जाते हो तो दिस इज़ 307 का ऑफेंस। तो ये छोटे मोटे जो केसेस होते हैं, ये अगर ये बहुत सारे होते हैं, एक्चुअली बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। तो ये सारे केसेस अगर जेएमएफसी साहब ने सब केसेस अगर कोर्ट ऑफ सेशंस को ट्रांसफ़र कर दिया तो कोर्ट ऑफ सेशन तो पूरा एकदम भर भर जाएगा केसेस से।
फिर ये अच्छे से फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो जनरली जो प्रैक्टिस है दैट इज़ कि अंडर सेक्शन 440, सॉरी 400, कौन सा सेक्शन है, 300, हाँ, अंडर सेक्शन 364 ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब ये अपना केस को सीजीएम को ही ट्रांसफ़र करेंगे और सीजीएम साहब अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से 7 साल तक की सज़ा दे देंगे। यहाँ पे 10 साल का देना चाहिए। ये 307 ऑफेंस का पनिशमेंट है 10 साल, 10 ईयर्स, बट सीजीएम साहब 7 साल की सज़ा दे के छोड़ देंगे। यही प्रैक्टिस है एक्चुअली इन द नॉर्मली जनरली यही कोर्ट की प्रैक्टिस है। और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट के लिए कि ताकि हमारी जो जुडिशरी है प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाए, तो इसीलिए ये प्रैक्टिस ही चलता आ रहा है। तो यही रीज़न है। तो ये तो हो गया ज़्यादा पनिशमेंट की केसेस में लोअर कॉम्पिटेंसी वाला कोर्ट क्या करेंगे, तो ये हम समझ लिया। अब हम प्रोविज़न भी एक बार पढ़ ही लेते हैं। सेक्शन 364, so it is saying 364 procedure when magistrate cannot pass sentence sufficiently severe. Subsection 1, whenever a magistrate is of opinion after hearing the evidence for the prosecution and the accused that the accused is guilty। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब भी whenever the magistrate is of the opinion, जब भी मैजिस्ट्रेट की राय मतलब मैजिस्ट्रेट ने देख लिया, सब कुछ सुन लिया और अब उनकी ओपिनियन में आफ्टर हेयरिंग द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज्ड, प्रोसिक्यूशन का भी सुन लिया एविडेंसेस मतलब उनकी भी साइड सुन लिया और अक्यूज्ड का भी सुन लिया, दोनों की साइड सुन लिया। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कितना बैलेंस्ड, कितना मतलब बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। दैट द अक्यूज्ड इज़ गिल्टी। अब मान लिया मैजिस्ट्रेट साहब ने गिल्टी मान लिया कि वो अक्यूज्ड गिल्टी है, एंड दैट ही ought टू रिसीव ए पनिशमेंट डिफरेंट इन काइंड फ्रॉम, और उनको ऐसा पनिशमेंट मिलना चाहिए जो उनकी जो पनिशमेंट की जो जितने भी कैपेसिटी है या उनको जो पनिशमेंट्स देने की जो काबिलियत क्या बोलूँ, जितनी जो पनिशमेंट देने की जो उनकी कैपेसिटी है उससे अलग है। अलग मतलब ये एक्चुअली फ्यूचर के लिए ये यूज़ किया गया है, डिफरेंट इन काइंड। फ्यूचर में अगर कोई ऐसा ही पनिशमेंट इंट्रोड्यूस हो गया जो उनके पास नहीं है बट किसी और के पास है, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि डिफरेंट इन काइंड मतलब उनके पास जो पनिशमेंट है उससे कोई डिफरेंट पनिशमेंट हुआ। और मोर सिवियर देन, और मोर सिवियर देन मतलब उनको जो पनिशमेंट देने की कैपेसिटी है उससे मोर सिवियर, उससे ज़्यादा पनिशमेंट हुआ। दैट विच सच मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू इन्फ्लिक्ट, जो उस मैजिस्ट्रेट को एक बार फिर से पढ़ लेते, मैं ही कन्फ्यूज़ हो गया। Whenever a magistrate is of opinion after hearing the evidence for the prosecution and the accused that the accused is guilty and that he ought to receive a punishment different in kind from and more severe than that which such magistrate is empowered to inflict। तो ये कह रहा है कि अगर कभी भी ऐसा मतलब केस आया जिसमें मैजिस्ट्रेट की एट द ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट आफ्टर हेयरिंग द एविडेंस और प्रोसिक्यूशन और एक्यूज दोनों की बात सुन के अगर मैजिस्ट्रेट को लगा कि ये पर्सन गिल्टी है और इसको जो पनिशमेंट देना है वो मेरे कैपेसिटी से ज़्यादा सिवियर है या फिर किसी और तरह की है, किसी दूसरे काइंड की पनिशमेंट इसको देना है, सो इन दैट केस इस सिचुएशन में ये बेल बॉन्ड की बात करें, ये हम नहीं देखेंगे, ये हम देखेंगे बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। ही में record the opinion and submit his proceeding and forward the accused to the chief judicial magistrate to whom he is subordinate। तो ऐसी सिचुएशन में वो अपना ओपिनियन रिकॉर्ड करके पूरी केस को सबमिट करेंगे, पूरी प्रोसीडिंग को सबमिट करेंगे और एक्यूज्ड को फॉरवर्ड करेंगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब के पास, जिसके अंडर टू हुम ही सबॉर्डिनेट, जिसका सबॉर्डिनेट है वो उनको सबमिट करेंगे। तो समझ में आ गया कि अगर कोई ऐसी केस आ गया जिसमें आप सुन तो रहे हो, ट्रायल कंडक्ट कर तो रहे हो, लेकिन आपकी कॉम्पिटेंसी से ज़्यादा पनिशमेंट देना है, तो उस केसेस में आप सीजीएम साहब को वो केस सबमिट कर दोगे। अब हम इसी के साथ साथ सेक्शन 361 एंड 362 भी पढ़ लेंगे। तो पहले 362 देख लेते हैं। 362 कह रहे हैं प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल मैजिस्ट्रेट फाइंड्स दैट द केस शुड बी कमिटेड। मतलब इंक्वायरी और ट्रायल कंडक्ट करने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है कि वो केस कमिट करना चाहिए। इफ़ इन एनी इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस
or a trial before a magistrate, it appears to him at any stage of the proceeding before signing the judgment, ये before signing the judgment very important, underline कर दो, before signing the judgment, that the case is one which ought to be signed, which ought to be tried by the court of session, he shall commit it to that court under the provisions herein before contained, and thereupon the provisions of chapter 19 shall apply to the commitment so made. So ये कह रहा है कि if in an inquiry into an offense or trial, इंक्वायरी करने के वक्त या फिर एट द टाइम ऑफ द ट्रायल बिफोर ए मैजिस्ट्रेट जब भी इंक्वायरी या फिर ट्रायल करेंगे तो उस वक्त इट अपेयर्स बिफोर हिम एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज में, बिफोर साइनिंग द जजमेंट साइन करने से पहले तक, मान लो 6 साल तक चल रहा है केस, तो 6 साल के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि अरे हे भगवान, ये तो मतलब मेरा केस है ही नहीं, ये तो कोर्ट ऑफ सेशंस का केस है, उनको ये समझ में आया 6 साल बाद, तो ऐसी सिचुएशन में वो कमिट कर देंगे उस केस को, किनको, टू द कोर्ट ऑफ सेशन। कमिट मतलब वो केस को मतलब ट्रांसफ़र कर देना। मान लो आपके पास कॉम्पिटेंसी है, मतलब आपका अंडर आपके जुरिस्डिक्शन में आता है वो केस, बट आप उसको सुनने के कॉम्पिटेंट नहीं हो, तो ऐसी केसेस में आप उस केस को कमिट कर देते हो, जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है उनको कमिट कर देते हो। कमिट मतलब बेसिकली वो ट्रांसफ़र ही एक टाइप हो जाता है, तो आप उस केस को कमिट करोगे टू दैट कोर्ट under the provisions of under provisions herein before contained, and thereupon the provisions of chapter 19 shall apply to the commitment so made। चैप्टर 19 बेसिकली वही बात करता है, कोर्ट ऑफ सेशंस के जो अंडर जो केसेस आते हैं उसी की बात करता है। कोर्ट ऑफ सेशंस विल बी डीलिंग द केस, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो यही है कि अगर आपको कभी भी बिफोर साइनिंग द जजमेंट मैजिस्ट्रेट ट्रायल और इंक्वायरी कर रहा है, कभी भी अगर क्या एनी स्टेज अगर आपको लगता है कि ये केस मेरा नहीं है, आई एम नॉट द कॉम्पिटेंट पर्सन, ये केस कोर्ट ऑफ सेशंस को सुनना चाहिए, तो इन दैट केस आप उस केस को कमिट करोगे। चैप्टर आप कमिट करोगे अंडर सेक्शन 209 टॉक्स अबाउट कमिटिंग द ऑफेंस। एक्चुअली 209 CRPC का है, BNSS का आप देख लेना एक बार, तो कमिट करना पड़ेगा आपको। अगर ऐसी सिचुएशन आ गया कभी भी, अगर आपको बिफोर साइनिंग द जजमेंट ऐसा लगा कि ये केस कोर्ट ऑफ सेशंस के द्वारा सुना जाना चाहिए, उनको ट्रायल करना चाहिए, तो आप उस केस को कमिट कर दोगे। ओके, सो ये हो गया। अब हम सेक्शन 361 भी देख लेते हैं, प्रोसीजर इन केसेस विच मैजिस्ट्रेट कैनॉट डिस्पोज ऑफ। ऐसे केस में जहाँ पे मैजिस्ट्रेट कैनॉट डिस्पोज ऑफ, तो पढ़ लेते हैं एक बार। इफ़ इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस or a trial before a magistrate in any district, the evidence appeared to him to warrant a presumption। क्या कह रहे हैं? If in course of inquiry into an offence or trial before a magistrate in any district, the evidence appears to him to warrant a presumption। मतलब मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी और ट्रायल कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं या फिर ट्रायल कर रहे हैं, और उनको ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस, उनको ऐसा उस डिस्ट्रिक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस उनको ऐसा लगा, उनको ऐसा अगर लग रहा है दैट ही हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस और कमिट इट फॉर ट्रायल, कि उनके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उस केस को सुनने की, या फिर वो उनके पास कमिट करने की भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। बी, दैट द केस इज़ वन विच शुड बी ट्राइड और कमिटेड फॉर ट्रायल बाई सम अदर मैजिस्ट्रेट इन द डिस्ट्रिक्ट, या फिर अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो केस ऐसा है जो ट्राई करना चाहिए या फिर कमिट करना चाहिए बाई सम अदर मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी और मैजिस्ट्रेट के द्वारा उस केस को ट्राई करना चाहिए, सुना जाना चाहिए, या फिर वो उनके पास कॉम्पिटेंसी है कि वो उस केस को कमिट कर सके। ये भी हो गया। अब सी, दैट द केस शुड बी ट्राइड बाय द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कि केस ऐसा है कि जो कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा ही सुना जाना चाहिए। ही शुड बी हेयरिंग द ट्रायल, ही शुड बी हेयरिंग द केस। सो इन दिस केसेस, इन तीनों सिचुएशंस में ही शैल स्टे द प्रोसीडिंग, पहले तो पॉज कर देंगे, पूरा प्रोसीडिंग को स्टॉप कर देंगे, एंड सबमिट द केस विद अ ब्रीफ रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग इट्स नेचर टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट
और वो उस केस को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब को सबमिट कर देंगे, उस केस की पूरा रिपोर्ट, ब्रीफ एक रिपोर्ट एक्सप्लेनेशन उनको देके कि ये कि इस केस का ये नेचर है, तो इसीलिए मैं आपको सबमिट कर रहा हूँ। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब को ये मैजिस्ट्रेट साहब सबमिट कर देंगे। और टू सच अदर मैजिस्ट्रेट, या फिर किसी ऐसे मैजिस्ट्रेट को सबमिट करेंगे जिनके पास हैविंग जुरिस्डिक्शन और हैविंग जुरिस्डिक्शन एज द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट, जैसे कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब कहेंगे। तो बेसिकली मैं समझा देता हूँ। अगर मान लो एक मैजिस्ट्रेट है जो पहले तो ट्रायल इंक्वायरी कर रहे थे, इंक्वायरी के वक्त भी पता चल सकता है या फिर ट्रायल के वक्त भी पता चल सकता है। किसी भी वक्त अगर पता चला, किसी भी स्टेज में अगर उनको पता चला कि ये जो केस है, आई एम नॉट द कॉम्पिटेंट पर्सन, ये ऐसा केस है जिसका मुझे जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आई डोंट हैव द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई दिस केस, नीदर आई हैव द जुरिस्डिक्शन टू कमिट दिस केस, एक ऐसा सिचुएशन आ गया। या फिर ये केस ऐसा केस है जो कि किसी और के द्वारा सुना जाना चाहिए, किसी और मैजिस्ट्रेट के द्वारा, उसी डिस्ट्रिक्ट का किसी और मैजिस्ट्रेट के द्वारा सुना जाना चाहिए, ये एक केस है। या फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब को ये केस सुनना चाहिए। तो इन तीनों सिचुएशंस में ये जो मैजिस्ट्रेट साहब है, ये मैजिस्ट्रेट साहब एक रिपोर्ट बनाएंगे एक्सप्लेनिंग द नेचर, उस केस की नेचर को एक्सप्लेन करते हुए, और फिर सीजेएम साहब को सबमिट कर देंगे, या फिर किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को सबमिट करेंगे जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब डायरेक्ट करेंगे कि आप इनको सबमिट कर दो, ये इनके पास जुरिस्डिक्शन है तो आप इनको सबमिट कर दो। तो उस केस की नेचर समझाते हुए उनको सबमिट कर देंगे। तो यही बेसिकली बात कर रहा है। और बी क्या कह रहा है, सॉरी सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, द मैजिस्ट्रेट टू हुम द केस इज सबमिटेड, जिनको हमने केस सबमिट किया है, इफ़ सो एम्पावर्ड में इधर ट्राई द केस हिमसेल्फ, खुद से भी ट्राई कर सकता है, और रेफर इट टू एनी मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम हैविंग जुरिस्डिक्शन, और कमिट द अक्यूज्ड फॉर ट्रायल। तो ये कह रहे हैं कि मान लो हमने सीजेएम साहब को दिया, सीजेएम साहब ने तो इनको बोल दिया कि आप इनको सबमिट कर दो, अब इन्होंने केस ले लिया, अब ये उस केस को खुद ही ट्राई कर सकता है या फिर उसी केस को किसी और को भी कमिट कर सकता है, किसी और मैजिस्ट्रेट को कमिट कर सकता है कि जिनके पास जुरिस्डिक्शन है कि आप इस केस को सुनो, आप ही इस केस को डिसाइड करो। तो ये बेसिकली कह रहे हैं द मैजिस्ट्रेट टू हुम द केस इज सबमिटेड, जिसको सबमिट किया गया है, इफ़ सो एम्पावर्ड, अगर उनके पास ऐसी अथॉरिटी है, पावर है, इधर ट्राई द केस हिमसेल्फ, खुद से भी ट्राई कर सकता है, और रेफर इट टू मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, या फिर किसी ऐसे मैजिस्ट्रेट को मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर सकता है, रेफ़र कर सकता है वो केस जो उनके सबऑर्डिनेट में आता है, हैविंग जुरिस्डिक्शन, जिनके पास जुरिस्डिक्शन है, और कमिट द अक्यूज्ड फॉर ट्रायल, या फिर उस अक्यूज्ड को कमिट करेंगे। ओके, सो अब हम वापस आते हैं हमारे ओरिजिनल प्रोविज़न पे जिससे हमने स्टार्ट किया था। तो हमने देख लिया कि कोई भी ऑफेंस जो बीएनएसएस में लिखा हुआ है वो हाई कोर्ट भी ट्राई कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन भी ट्राई कर सकता है, एंड द कोर्ट्स मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल ये भी ट्राई कर सकता है। तीनों के पास कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है। अब प्रोवाइजो देख लेते हैं। प्रोवाइजो क्या कह रहा है, इट इज सेइंग दैट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 71 of the BNS भारतीय न्याय संहिता shall be tried as far as practicable by a court prescribed over by a woman। मतलब ये जो ऑफेंसेस है ये सेक्सुअल ऑफेंसेस है, सेक्सुअल ऑफेंसेस ऑन चिल्ड्रेन एंड वुमेन्स। ओके, सो ये जो ऑफेंसेस है ये जितना हद तक पॉसिबल हो सके ये किसी वुमेन ऑफिसर, वुमेन मैजिस्ट्रेट या जज के द्वारा ही ट्राई किया जाए, बिकॉज इट्स सेंसिबल होते हैं, वुमेंस की केसेस को वुमेन से बेहतर समझ सकता है। तो जितना हद तक पॉसिबल है एक वुमेन मैजिस्ट्रेट या जज ही उसे मैटर को ट्राई करे। ओके, सब सेक्शन बी देखते हैं, सॉरी सब सेक्शन बी देखते हैं। एनी ऑफेंस अंडर एनी लॉ अदर, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शैल when a court is mentioned in this behalf in such law be tried by such court, and when no court is so mentioned may be tried by high court or any other court by which such offence is shown in the first schedule to be triable। तो मतलब ये कह रहे हैं कि अगर किसी और लॉ में
मतलब कोई और लॉ में अब कोई ऑफेंस दिया हुआ है एंड उसमें लिखा हुआ है कि कौन से कोर्ट में उसमें मेंशन किया हुआ है कि कौन सा कोर्ट उस क्राइम को, उस ऑफेंस को डील करेगा, तो उस कोर्ट ही वो दैट प्रेस्क्राइब्ड कोर्ट विल बी डीलिंग विद दैट ऑफेंस। बट अगर नहीं लिखा हुआ है तो इन दैट केस हाई कोर्ट भी डील कर सकता है और कोर्ट्स मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल भी डील कर सकता है। यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल मतलब पार्ट बी की बात करें, अभी हमने जो देखा था दैट वाज पार्ट ए। अगर हम वापस देखें शेड्यूल तो इसमें पार्ट बी भी है। ये लास्ट पेज है, लास्ट पेज अगर आप पेज नंबर 290 कमर्शियल्स का देखो तो इसमें पार्ट 2 है, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉ, कि दूसरे लॉ के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो कोड्स मेंशनड है, प्रिस्क्राइब्ड कोड्स हैं, वो उस ऑफेंसेस के डील करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा सेक्शन 21 और इससे रिलेटेड जो भी हमने कवर किए हैं सेक्शंस। आई होप कि आपको आज का ये प्रोविजंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं एक अलग से और एक वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक पे। आपको जो जो भी पॉइंट्स पे डाउट होगा मैं उस पर एक अलग वीडियो डाल दूंगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, टिल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।